हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू एटीपी स्टार, अ सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ बीके मेघवंशी, बीकेएम सर इसके नाम से जाना जाता हूँ। कोटा बेस्ड फैकल्टी हूँ, बहुत सालों से कोटा में पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम थोड़ा सा जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारे पास, क्वालिटेटिव एनालिसिस या सॉल्ट एनालिसिस भी जिसे आप बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। जनरली तो आप लोग पढ़ते नहीं हो सॉल्ट एनालिसिस के बारे में, और पढ़ते भी हैं तो जनता को बहुत दिक्कत आती है, सर क्या करें, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, पता नहीं कब क्या हो जाता है। तो पर एटलीस्ट अगर आप देखेंगे जनता इसको एडवांस के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो एडवांस लेवल पे जब भी बात की जाती है तो इसके क्वेश्चंस आपके पास होते ही होते हैं। ठीक है, नहीं है? जैसे कि आपके पास में जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो ये सॉल्ट का जो पार्ट है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच कवर्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन सब की रिएक्शंस भी यहाँ पर कवर होती है, इसलिए इसको पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके पहले आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी हम सॉल्ट के बारे में बड़ा अच्छा मजा आपको आएगा और बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं बता पाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्ट एनालिसिस। अब बात आती है यार, ये सॉल्ट एनालिसिस में करते क्या हैं। आप लोगों ने 12th में भी किया होगा, 12th में आपने प्रैक्टिकल का पार्ट होता है आपका, 30 मार्क्स आपको मिलते हैं। और भाई साहब आप लोगों को फ्री फोकट में मिल जाते हैं 30 मार्क्स, तो यू नो दैट आपको मिलते नहीं मिलते। कभी प्रैक्टिकल किया होता तो मज़ा आता, वो पूरा साल भर आपने वैसे वेस्ट कर दिया। वैसे भी प्रिपरेशन करते हैं जी की, तो हम तो डमी कैंडिडेट ही रहते हैं, है कि नहीं? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्ट एनालिसिस में होता क्या है हमारे पास में, अगर आप बात करेंगे बच्चे लोग, सब लोग ध्यान दीजिएगा। जब हम सॉल्ट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि भाई हमारे पास एक यहाँ पर आपको इस तरह से एक अननोन सा सॉल्ट आपको दे दिया जाता है। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में, तो आपको एक जो है अननोन सॉल्ट आपको दे दिया जाता है। अब ये अननोन सॉल्ट जो होगा डेफिनेटली हमारे पास क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। अननोन सॉल्ट है, इसका आयनिक कंपाउंड होगा। इस आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, बताइए? केटायन होता है हमारे पास, और उसके पास क्या होता है, एनायन होता है। यही होता है। तो इसमें केटायन रहेगा और एनायन रहेगा। अब हमें नहीं पता, अब भैया हमें तो नहीं पता ना कि इसके केटायन और एनायन में करना क्या है। अब आप क्या करते हो, आपसे बोला जाता है ढूंढ के लाओ भाई साहब, कौन सा केटायन कौन सा एनायन। तो जो ये आइडेंटिफिकेशन है इसका, ये केटायन और एनायन जो अननोन है आपका, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास, उसी को हम बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई? मेरे पास कोई अननोन सॉल्ट दे रखा था, उसके एक बोतल में रखा हुआ था, उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ था, वो लेबल कहीं उड़ गया, हट गया, अब पता नहीं खो गया, हम पता नहीं। अब वो जो भी सॉल्ट हमारे पास दे रखा है, अब उसको हम फेंकेंगे तो नहीं भाई, हाँ वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो क्या करें भाई, वेस्ट नहीं कर सकते तो अब क्या करें उसका, तो चक्के देख लेते साहब कि अगर उसको चक्के देखेंगे तो भाई अगर वो गलती से साइनाइड का सोल्ट हुआ तो अपन तो निकल लिए पतली गली से ऊपर, स्वर्ग लोक में अप्सराओं के साथ डांस करेंगे, हैं? तो आप लोगों को इसमें केटायन और एनायन को ढूंढने के लिए प्रैक्टिकली हमारे पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच हमारे पास बनाई गई, उसी में हम उसको, इस केटायन को और इस एनायन को हम यहाँ पर बेटा ढूंढेंगे, पता करेंगे। अब बात आती है यार कौन कौन से केटायन। अब बहुत सारे 12th लेवल पे अगर हम बात करें, जी लेवल पे हम बात करते हैं, तो बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर कौन कौन से केटायंस और एनायन हमारे कोर्स में होते हैं, सब सिलेबस में दे रखा होता है, परंतु उनको पढ़ने का, स्टडी करने का हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तभी हम उसको समझ पाते हैं, अदरवाइज तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। चलो देखते हैं साहब हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब आप देख सकते हो सॉल्ट के बारे में जिसमें केटायन और एनायन हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो अब अपने पास क्या होता है कि कई बार वो पता बेसिक रेडिकल क्या होता है साहब, एसिडिक रेडिकल क्या होता है। अभी आप यहाँ पर बात कर सकते हो बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। अगर मान लो मैं सपोज आपसे बोलूं मेरे पास एक अननोन सोल्ट NaCl होता, सपोज ये मेरे पास एक अननोन सोल्ट दे रखा है, तो इस सोल्ट को सबसे पहले आप पानी में डाल दे दो, पानी में डाल दिया, और कोई भी आयनिक सोल्ट को पानी में डालेंगे तो एसिड और बेस बनाएगा, तो सिंपल सी बात है वो NaOH बना देगा और साथ में HCl बना देगा। बोलो एग्रीड? यहाँ पर मेरे पास अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास बेस बन जाएगा और यहाँ पर मेरे पास एसिड बन जाएगा। तो ये जो अननोन सोल्ट अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें दो पार्ट हैं, एक केटायन दे रखा है बेटा, एक एनायन दे रखा है। इसमें एक केटायन दे रखा है हमारे पास, एक एनायन दे रखा है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर हमारे पास एक केटायन दे रखा है आपके पास में और एक एनायन दे रखा है। अब क्या, ये जो केटायन है आपके पास देख सकते हो Na+ हो गया, ये HCl- हो गया। ये केटायन जो आता है हमारे पास में, ध्यान दें, केटायन कम्स फ्रॉम बेस, उल्टा सोचते हैं, और एनायन कम्स फ्रॉम देख सकते हो हमारे पास एसिड। यहाँ पर आप देख सकते हो केटायन जो है बेस से आया और जो एनायन है हमारे पास कहाँ से आया, एसिड से आया। इसलिए जो एनाइन होगा हमारे पास में, जो एनाइंस होते हैं हमारे पास, ध्यान दीजिएगा,
जो एनाइंस होते हैं हमारे पास उनको तो हम डिफाइन करते हैं एसिडिक, दे आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। और जो केटाइन हो गया आपके पास, ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है, केटाइन जो होगा दे आर नोन एज बेसिक रेडिकल्स। तो पहली बात तो कई बार वो एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल पूछ लेता है, उसी में हम सोचते रहते हैं हमें तो केटाइन और एनाइन ढूंढना सिखाया था, हमें एसिडिक रेडिकल थोड़ी सिखाया था भाई। तो चलो ये तो ठीक है। तो डिटेक्शन ऑफ अननोन केटाइन और एनाइन इन अननोन गिवन फ्रॉम दी अननोन गिवन सॉल्यूशन इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस या सॉल्ट एनालिसिस। चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट पर बात करता हूं मैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये बात आती है, सर इसके अंदर केटाइन और एनाइन। अभी यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास यहाँ पर एक केटाइन दे रखा है और मेरे पास यहाँ पर ये आया एनाइन। अब आप सब लोग ध्यान दें, यहाँ पर आपके पास एक केटाइन और एनाइन दे रखा है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये केटाइन और एनाइन में बात करूंगा तो पहले किसको ढूंढूं, मुझे इसको भी ढूंढना, ये भी अननोन है। बोथ आर अननोन फॉर मी। ये दोनों के दोनों अगर आप बात कर सकते हो तो दोनों के दोनों क्या है बेटा, ये दोनों के दोनों अननोन है मेरे लिए। तो दोनों के दोनों क्या है, अननोन है। दोनों अननोन है तो मैं पहले किसको ढूंढूंगा, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये बेसिक चीजें अगर आपने सीख ली ना तो आपका सोल्ड का क्वेश्चन, बाकी जो आपको जो इतना डिफिकल्ट लगता है वो डिफिकल्टी तो आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं बताऊंगा बहुत अच्छे अच्छे तरीके, फिर हम बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की। तो यहां पर आप देख सकते हैं केटाइन और एनाइन। तो पहले मैं किसको ढूंढूं, क्या मैं पहले केटाइन को ढूंढूंगा, क्या पहले मैं एनाइन को ढूंढूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले हम डिटेक्शन केटाइन का करेंगे, एनाइन का करेंगे, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले भाई साहब एनाइन का फर्स्ट, अगर आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एनाइन को ढूंढा जाएगा। फर्स्ट एनाइन इज गोइंग टू, यहां पर मैं लिख सकता हूं फर्स्ट एनाइन इज गोइंग टू डिटेक्टेड। भैया पहले एनाइन को हम यहां पर डिटेक्ट करेंगे। अगर अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर वाई नॉट केटाइन, क्वेश्चन अराइजेस वाई नॉट केटाइन, केटाइन क्यों नहीं। अगर आप केटाइन को ढूंढोगे तो प्रॉब्लम कि यहां पर जब हम केटाइन का डिटेक्शन पहले तो किसको करें, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिटेक्ट दी एनाइन। बट अगर आप केटाइन के बारे में बात करोगे तो आप बोल सकते हो कि अगर केटाइन को अगर आपने पहले ढूंढा तो देयर इज अ प्रॉब्लम, कि अगर केटाइन के केस में क्या होता है, कुछ हमारे पास क्या होते हैं कि इन केस ऑफ, अगर आपने पहले इसको किया तो इन केस ऑफ केटाइन, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। इन केस ऑफ केटाइन देयर आर, ठीक है, इन केस ऑफ केटाइन हम बात कर सकते हैं केटास, देयर आर सम इंटरफेयरिंग, ध्यान से सुनना, देयर आर सम यहां पर इंटरफेयरिंग रेडिकल्स, interfering radicals like F minus, like SO4 2 minus, like BO3 3 minus, like PO4 3 minus। तो ध्यान दीजिएगा, there are some interfering radicals are present। अगर मेरे पास में जब मैं केटाइन को ढूंढने जाता हूं और अगर आपने एनाइन को पहले आइडेंटिफाई नहीं किया तो यू डोंट नो विच एनाइन इज देयर। सो प्रॉब्लम अराइजेज लाइक दैट कि ये जो कुछ इंटरफेयरिंग रेडिकल्स हैं हमारे पास में, ये अगर आपको दे दी जाएंगे, अगर वहां पर वो ये एनाइन वहां पर अगर केटाइन के साथ प्रेजेंट हुए तो जब हम केटाइन का टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये ये इंटरफेयरिंग रेडिकल्स क्या करेंगे, उस केटाइन के टेस्ट को परफॉर्म नहीं होने देंगे और हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा कि वो केटाइन तो वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, जबकि वो केटाइन तो वहां पर प्रेजेंट था। जबकि मैं ये बोल रहा हूं वो केटाइन तो वहां पर प्रेजेंट था भाई। What I am saying that cation was present over there, but due to these interfering radicals उसका कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं होता, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये उसके टेस्ट को परफॉर्म नहीं होने देते, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो यहां से अभी आप देखेंगे कि अभी तक मैं अगर आपसे बोलूं तो अपने पास सब बच्चे ध्यान दें, सब बच्चे लोग ध्यान देंगे हमारे पास में कि अभी तक अगर आप ध्यान दें तो एक क्वेश्चन आपका अभी तक ये एडवांस में अभी तक नहीं पूछा गया, तो यहां से क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है। यहां पर एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि भाई अगर हमारे पास में, अगर मैं बोलूँ आपसे कि बोलो हाउ मेनी नंबर, जो बोला गया हमारे पास में, यहां पर हमारे पास हाउ मेनी क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेडिकल्स आर इंटरफेयरिंग रेडिकल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेडिकल्स आर इंटरफेयरिंग रेडिकल्स। तो आपके पास में बहुत सारे एनाइंस दे रखे होंगे, इंटीजर टाइप आपका क्वेश्चन रहेगा, इंटीजर टाइप, सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, इंटीजर टाइप आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आपके पास ये आपको फ्लोराइड, सल्फेट, बोरेट और फोस्फेट को टिक करना पड़ेगा। ये आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सो दे कैन आस्क, बहुत बेसिक सा पार्ट है, तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। अब आप में से कितने लोगों को ये पता था, बताओ फटाफट बताओ। नहीं पता था ना, हाँ जिनको पता, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि किसी को भी नहीं पता होगा, ऐसा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उनको नहीं पता है कि भाई ये ऐसी भी कहानी होती है। तो क्वेश्चन एक समझ में आ गया, तो इस इतने से 5-10 मिनट का पर्पस समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब आपने देखा किसको ढूंढोगे पहले, ढूंढो 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 किसको, एनाइन को पहले ढूंढना जरूरी है। चलिए अब आगे बात करते हैं। एनाइंस तो सर बहुत सारे हैं, एनाइंस आर सो में खूब सारे। अब कौन कौन से कोर्स में वो तुम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी मैं बताऊंगा कि उनको ढूंढा कैसे जाए। अब यार मान लो सपोज मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास 20 एनाइंस है। सपोज आई एम सेइंग दैट वी हैविंग 20 एनाइंस। अगर 20 एनाइंस अगर हमारे पास होंगे तो उनमें से किसको पहले ढूंढूं मैं, पहले मैं किसका टेस्ट लगाऊं, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। पता चला मैंने एक का टेस्ट लगाया, मैंने दूसरा तीसरा चौथा, तो 20वें नंबर का एनाइन मुझे था और 20वें नंबर में टेस्ट लगाऊं। कोई बाल्टी भर के थोड़ी ना सोल्ट आपको टेस्ट के लिए दिया जाता है, इतना सा 2 ग्राम 5 ग्राम दिया जाता है। तो भाई उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। सो ऐसा जैसे कोई हमारे पास कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है टू आइडेंटिफाई द एनाइंस। फिर भी हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या किया, फिर भी हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सब जनता ध्यान दीजिए, फिर भी हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने उनको क्लासिफाई कर डाला भाई साहब, और लाइफ होगी झींगा लाला। अब देखो कैसे, क्योंकि हम जानते हैं बेसिक पार्ट कोई अननोन सोल्ट था, पानी में डालेंगे, डिसोल्व कर लेंगे, डिसोल्व करने के बाद आप देखेंगे कुछ ना कुछ एसिड डालेंगे, तो फिर डाइल्यूट डालेंगे या कंसंट्रेट डालेंगे, ये हमारे पास गर्म करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे कई सारे फैक्टर्स इसके अंदर आने वाले हैं। तो अभी देखिए, तो यहां पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपकी आधी प्रॉब्लम तो यही शॉर्ट आउट हो जाती है, ये हो जाता है बेटा क्लासिफिकेशन। यहां से आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनाइंस। मैंने बोला वी डोंट हैव एनी सच स्कीम, बट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। अगर आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो तो क्लासिफिकेशन किया जाएगा दो तरह से, आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो, दो तरह से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो हमारे पास क्या होगा, जो अननोन सोल्ट होगा, आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो कि अगर आपके पास एक जो अननोन सोल्ट है, मैं ऐसे बता देता हूं कि भाई हमारे पास यहां पर अननोन सोल्ट था, उस अननोन सोल्ट को हमने पानी में डाल के पहले तो उसको आयनाइज फॉर्म में डाल कर लिया। यहां पर मेरे पास क्या है, ये अगर आप देखेंगे, हियर वी हैविंग दी अननोन सोल्ट, ये अननोन सोल्ट है। आपने इस अननोन सोल्ट का यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन में डाल के सॉल्यूशन बना लिया, पानी में डाल के एक को सॉल्यूशन बना लिया पानी में डाल के, तो केटाइन और एनाइन फ्री स्टेट में आ गए, क्योंकि तभी तो उसका आइडेंटिफिकेशन हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर बात करेंगे तो यहां से मैं कुछ भी इसके अंदर ऐड करता हूं तो मेरे पास दो बातें हो सकती हैं। यहां पर मेरे पास दो क्लास के बारे में बात करूं मैं, दो बातें हो सकती है यहां पर हमारे पास क्लास ए अगर बात करूं मैं, और दो क्लास मैंने बता दी हमारे पास, एक क्लास ए हो जाएगा और एक क्लास बी हो जाएगा। तो क्लास बी में क्या हो जाएगा हमारे पास, मैंने बोला कि मैंने कुछ ऐड किया कि ऑन एडिशन, सुनना ध्यान से बेटा, ऑन एडिशन ऑफ एसिड्स, ऑन एडिशन ऑफ एसिड्स, जब मैं इसके अंदर कुछ एसिड डालूंगा तो हो सकता है यहां पर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आए। यहां पर ये अपना बच्चा बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए बैठा हुआ है, खोपड़ी खुजाते हुए कि अगर मैं इसके अंदर कुछ एसिड डालूंगा, तो ध्यान दीजिएगा, मैं ऑन एडिशन ऑफ एसिड, अगर मैं इसके अंदर एसिड डालता हूं तो हो सकता है ऑन एडिशन हमारे पास क्या हो जाए, यहां पर आपके पास में कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट्स बाहर निकल के आए। भाई कुछ ना कुछ तो हमें तो पता ही नहीं कुछ क्या है हमारे पास, तो हम जब कुछ करेंगे तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगे, तो ऑब्जर्वेशन में क्या हो सकता है, हो सकता है कोई वोलेटाइल गैस वहां से, वोलेटाइल प्रोडक्ट वहां से बाहर निकल के आ रहे हों, कोई सुरसुराहट हो रही हो, कोई बुदबुदाहट हो रही हो, कोई कलरफुल गैस निकल रही हो, कोई गंदी सी की स्मेल आ रही हो, कोई अमोनिया की स्मेल आ रही हो, ऐसे कुछ करके हमारे पास वहां पर एक तो ये हो सकता है। हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है। तो या तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सब लोग ध्यान से सुनिएगा, अपने पास यहां तो अपने पास मैग्नेटिक अंडरलाइन, या तो आपके पास वोलेटाइल प्रोडक्ट यहां पर बन सकते हैं, या तो मेरे पास यहां पर वोलेटाइल प्रोडक्ट आपके पास बन सकते हैं, या आपके पास क्या बोल सकते हैं यहां पर आपने बोला कि ऑन एडिशन, या फिर हमने बोला ऑन एडिशन ऑफ एसिड्स, एसिड ऐड कर रहे हैं हमारे पास, ऑन एसिड नॉन वोलेटाइल, यहां पर आप बात कर सकते हो, ठीक है, नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, वहां पर वोलेटाइल बने थे, यहां पर नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ये आप यहां पर बात कर सकते हो, कर सकते हैं बेटा। तो यहां पर या तो वोलेटाइल प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास में, या क्या बनेंगे हमारे पास, या नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैग्नेटिक या तो वोलेटाइल होगा या नॉन वोलेटाइल, यही हो सकता है, बोलो हाँ या ना, या तो वोलेटाइल पड़ेगा या नॉन वोलेटाइल बनेगा, बोलो ठीक है। ये चीज आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको इसकी होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूं आपसे, अगर आपने इसको समझ लिया तो मस्त है, तो फिर आपका सोल्ट का 40% काम तो मैं यही पूरा कर दूंगा। तो वोलेटाइल प्रोडक्ट बना या नॉन वोलेटाइल आपने देख लिया। अब इसके बाद ही अगर आप फर्दर आगे बढ़ते हो, अगर आप इसके बाद फिर भी अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर आगे बढ़ा जाए
तो अगर मैं आगे बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास क्या रहेगा, वोलेटाइल प्रोडक्ट के बाद मैंने बात करी, वोलेटाइल प्रोडक्ट के बाद बात करूंगा, उसके बाद फिर इसको मैं फर्दर दो क्लास में फिर डिवाइड कर सकता हूं। इसको फिर मैंने यहां पर क्या किया, क्लास से था, इसको मैं यहां पर बोल सकता हूं, इसको मैं यहां पर ग्रुप जो है इसका मैं बोल सकता हूं, इसको ग्रुप 1 इसका और क्लास ए का, और उसका जो है ग्रुप 2, इसमें मैं इसको और डिवाइड कर सकता हूं। यहां पर आपने ऑन एडिशन ऑफ एसिड है, पर यहां पर भी एसिड वहां पर भी ऐड किया, यहां पर भी ऐड किया। अब एसिड ऐड करूंगा यहां पर अपने पास में, तो क्या होगा, इसमें भी दो बात हो सकती है, कुछ ऐसे होंगे जो डाइल्यूट के साथ रिएक्शन देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन देंगे। बोलो हाँ या ना, करेंगे ना बेटा, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, मेरे पास यहां पर क्या हो सकता है, डाइल्यूट एसिड हो सकते हैं, वोलेटाइल प्रोडक्ट तो बनेगा, पहला पार्ट वोलेटाइल है, डाइल्यूट एसिड हो सकते हैं हमारे पास, जैसे आपने बोला साहब डाइल्यूट H2SO4, हाँ साहब बिल्कुल हो सकता है। क्या हमारे पास डाइल्यूट एसिड हो सकता है क्या, हाँ ले सकते हैं, तो डाइल्यूट एसिड हो सकता है। अगर डाइल्यूट एसिड हो सकते हैं तो डाइल्यूट एसिड अगर मैं डालूंगा तो कुछ ना कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट बनने वाला है। अब कुछ ना कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट बनने वाला है तो क्या बनेगा, तो यहां पर कौन कौन से एनाइंस हो सकते हैं, हो सकता है मेरे पास यहां पर कार्बोनेट हो सकता है मेरे पास यहां पर बाइकार्बोनेट हो सकता है मेरे पास यहां पर सल्फाइड हो सकता है मेरे पास यहां पर बाइसल्फाइड हो, ये आपको ये समझ में आई बात, हो सकता है मेरे पास यहां पर थायोसल्फाइड हो, और यहां पर मेरे पास सल्फाइड हो, दिख रहा है सबको, समझ में आ रही बात। या हो सकता है मेरे पास यहां पर नाइट्राइड हो, NO2 माइनस, या हो सकता है मेरे पास यहां पर CH3CO माइनस एसीटेट हो। तो अगर आप लोग ध्यान से सुनेगा, अगर आपने यहां पर क्या बोला, अगर आपने यहां पर वोलेटाइल प्रोडक्ट कुछ एसिड डाला, वोलेटाइल प्रोडक्ट बना, अब वो एसिड कौन सा डाला, हमने डाइल्यूट डाला या कंसंट्रेट डाला, भाई हमने डाइल्यूट डाला। अगर हम डाइल्यूट डालेंगे तो मजा ही आ गया, डाइल्यूट एंड वी आर गोइंग टू पुट द डाइल्यूट एसिड, व्हाट हैपन, दीज 8 एनाइंस मे बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल, कौन कौन से याद करना जरूरी है। अभी आप देखो भी याद होते हैं, कितना प्यारे हैं, सुनिए ध्यान, कार्बोनेट बाय कार्बोनेट सर, सल्फाइड बाई सल्फाइड, कार्बोनेट बाय कार, सल्फाइड बाई सल्फाइड, सल्फर के और ढूंढो, सल्फर के एनाइन सल्फाइड होता है, और एक थायोसल्फेट तो आपका फेवरेट है, थायोसल्फेट, तो सल्फर के तो चार, सल्फाइड बाई सल्फाइड, सल्फाइड और बाई सल्फाइड हो गया, और हमने बोला थायोसल्फेट और सल्फाइड हो गया, और एक नाइट्राइट और एसीटेट, क्या हो गया, नाइट्राइट। तो 8 एनाइन आपके पास, मतलब अगर आपने डाइल्यूट, सबसे पहले अगर आपने डाइल्यूट एसिड लिया तो आपके पास ये एनाइंस हो सकते हैं। अब अगर आपने डाइल्यूट एसिड डाला और कुछ भी नहीं हुआ, इफ यू आर गोइंग टू पुट द डाइल्यूट एसिड एंड नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, देन व्हाट नेक्स्ट, तो क्या करेंगे, तो भाई ये सारे एब्सेंट, आया ना मजा, सारे क्या हो गए, है ही नहीं। अगर होते तो कछु ना कुछ तो करते ना भाई, कछु ना कुछ तो करते ना, कछु नहीं किया, कुछ नहीं हुआ तो एब्सेंट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, तो ग्रुप 2 पर चलेंगे। तो अब हम यहां पर डालें कॉन्सेंट्रेटेड, आप डालेंगे यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप पुट कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड आप HCl यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल रहे हो आप यहां पर, आगे बात समझ में। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस, अगर आप बात करें तो इसको पुट करेंगे। अब अगर मैं इसको डालता हूं तो मेरे पास क्या हो सकता है, ओ भाई साहब, मेरे पास यहां पर क्या हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओ भूल गया कौन कौन से थे यार, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओ भूल गया, ओ ऑक्सलेट, ओ भूल गया तो क्या है, ऑक्सलेट तो क्या है रेट, ऑक्सलेट तो क्या है रेट, नाइट्रेट। तो भाई साहब एक और आ गए, और नाइट्रेट। तो भैया 5 एनाइन आपके पास यहां पर आ गए। जनता को तो ये कौन कौन से एनाइन से ढूंढना है, पढ़ना है, वही नहीं पता हमारे पास में, और उनके कौन कौन से हो तो बहुत दूर की बात होगी। इसीलिए मैंने आपसे बोला था 40% वर्क इज गोइंग टू बी डन इफ वी नो द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटाइन लाइक दैट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी मजा ही आ गया। चलो 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 बोल के बताओ भाई, क्या देख रहे हो मेरी शक्ल, डोंट सी, ये देखो, इधर देखो। और फिर सर डाइल्यूट डालूंगा, मेरे पास अननोन सोल्ट था, अननोन सोल्ट को पानी में डाला, पानी में डाल के घोल घोल डालने के बाद मैंने क्या एसिड डाला तो फुरफुराहट करके कुछ करके वोलेटाइल प्रोडक्ट बाहर आए। वोलेटाइल प्रोडक्ट बाहर आएगा, वोलेटाइल प्रोडक्ट आएंगे तो क्या डाला था, डाइल्यूट डाला था, डाइल्यूट एसिड डाला था, तो क्या निकल के बाहर आया, या कौन कौन सा एनाइन हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है क्या, हाँ सर, तो बाइकार्बोनेट भी तो हो सकता है सर, और सल्फाइड और बाइसल्फाइड, सल्फर के दो और होते हैं ना, थायोसल्फाइड और सल्फाइड, बाकी बचा नाइट्राइड और एसीटेट हो गया यार मेरे भाई, हो गया 8, हो गया याद, बोलो हाँ है, बोलो हो गया, ओके सर, डन।
आगे बढ़ते हैं। अब डाइल्यूट डालने के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो क्या करोगे? अब डाइल्यूट डालने के बाद कछु नहीं हुआ तो कंसंट्रेट डाल दे यार। तो फिर क्या आएगा? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओ भूल गया ऑक्सलेट, तो क्या है रेट? नाइट्रेट। 5 ही हो गए, 13 हो गए, 13 है 9। आज तक याद नहीं थे, हो गए 2 मिनट में। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब एसिड डालने पर कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बन रहा, एसिड डालने पर कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बन रहा भाई। अगर कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो अब क्या करें? जब कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बन रहा हमारे पास तो नॉन वोलेटाइल बनेगा। तो नॉन वोलेटाइल वाले पार्ट को भी हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। या तो मेरे पास यहां पर क्या होगा, या तो मेरे पास यहां पर जो होगा प्रेसिपिटेट टाइप कोई रिएक्शन हो रही होगी। प्रेसिपिटेट टाइप रिएक्शंस का मतलब कोई पीपीटी बन रहे होंगे, या तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगी यहां पर। अगर पीपीटी टाइप रिएक्शन हुई तो यहां पर कौन कौन से एनाइंस हो सकते हैं? आपके पास ये F- हो सकता है, आपके पास ये सल्फेट हो सकता है, आपके पास ये बोरेट हो सकता है, देखना ध्यान से, बोरेट हो सकता है, या आपके पास फोस्फेट हो सकता है। कुछ आया मजा? ये वही सारे एनाइंस हैं जो पंगे वास्ते, जो इंटरफेयरिंग थे, तो एक साथ 2 काम हो गया। वहां पर याद किया था, यहां पर भी फायदा हो गया। फ्लोराइड, सल्फेट, बोरेट और फोस्फेट, यही तो इंटरफेयरिंग रेडिकल्स थे हमारे पास में। तो ये डबल फायदा हो गया। एक जगह याद किया था, यहाँ भी चिपका दिया अपन ने भाई साहब, पीपीटी 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 पीपीटी, आ गया रे पीपीटी रे। आगे बात करूं, अब अगर आप आगे बढ़ते हो तो अगर, या और क्या हो सकता है? या तो पीपीटी टाइप रिएक्शन हो सकती है, या ऐसा भी तो हो सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन भी तो हो सकती है, या आपके पास यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन भी तो हो सकती है। अगर मैं आपसे बोलूं तो वी कैन सी कि अपने पास यहाँ पर ये रेडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है। अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है, अगर रेडॉक्स हो सकता है तो रेडॉक्स सेक्शन में हमारे पास बात करेंगे तो रेडॉक्स में तो आप जानते हो ये डाइक्रोमेट है, क्रोमेट है, इनके बगैर तो दुनिया बेकार है। डाइक्रोमेट, क्रोमेट, परमैंगनेट, अबे ये तो आएगा ही आएगा, बोलो ये तो आएगा ही आएगा। अगर इनके बारे में बात की जाएगी तो ये तो हमारे पास आएगा ही आएगा। यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात करूंगा तो ये तो अपने पास रहेगा ही रहेगा। ओके, क्लियर है सबको? तो आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरह से एनाइन का क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन एक बार फटाफट से फिर देख लेते हैं। हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया सारा प्रीवियस स्लाइड्स में आपने देखा कि अगर हमारे पास में अननोन सोल्ट है, पहले हम क्या करेंगे, एसिड डालेंगे तो वोलेटाइल प्रोडक्ट बनेगा बेटा, वोलेटाइल प्रोडक्ट बनेगा। और एक में क्या बनेगा, नॉन वोलेटाइल। 2 कंडीशन हो सकती है। अगर वोलेटाइल प्रोडक्ट बनेगा तो उसके अंदर भी डाइल्यूट या कंसंट्रेट डालेंगे, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर डाइल्यूट आपने डाला तो हमारे पास कौन कौन से एनाइंस हो सकते हैं, फटाफट बोल के बताओ। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड और थायोसल्फेट, और साथ में क्या होगा, सल्फाइड, और नाइट्राइट और एसीटेट, यही हुआ। और अगर इसमें डाइल्यूट डालने पर कुछ भी नहीं हुआ तो हम कॉन्सेंट्रेट डालेंगे। और कॉन्सेंट्रेट अगर डालोगे तो क्या हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओ भूल गया तो ऑक्सलेट ना, और क्या है रेट, नाइट्रेट। आगे बात समझ में? और अगर नॉन वोलेटाइल हो सकता है, 2 तरह की बातें हो सकती है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नॉन रेडॉक्स, या तो रेडॉक्स होगी या प्रेसिपिटेट वाली होगी। प्रेसिपिटेट वाली होगी तो कौन कौन से एनायन बोलो बेटा, फ्लोराइड है, सल्फेट है, बोरेट है, फोस्फेट है। और अगर मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन हुई तो कौन कौन से हुए, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, हुए नहीं हुए? रेडॉक्स में तो इनके बगैर तो जिंदगी अधूरी है। रेडॉक्स पढ़ा है ना आप लोगों ने? रेडॉक्स में जब भी बात की जाती है तो क्रोमेट, डाइक्रोमेट और परमैंगनेट, तो ये पूरा अपने तरह क्लासिफिकेशन हो गया। तो कितनी अच्छी बात है। अब आप देख सकते हो इसी से हमारे पास कई सारी चीज़ें, तो आप वैसे ही कर सकते हो। कई सारे सवाल अगर हम बात करें तो कई सारे सवाल तो अपन वैसे ही कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पर हमारे पास बोला गया, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ दिया जाए। अगर मैं आपसे बोलूँ एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोलता हूँ, सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर मैंने बोला हमारे पास में, देखिए यहाँ पर एक आपके पास ये अननोन सोल्ट दे रखा है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर सब लोग ध्यान देंगे बेटा इसकर। ये आपके पास यहाँ पर एक अननोन सोल्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। अननोन सोल्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके अंदर बात की जा रही है, तो इसके अंदर अगर मैं बोलूँ आपसे, और अगर बात की जाएगी इसको बोला जाए अपने पास में, तो अननोन सोल्ट के अंदर आप कैसे इसको देख सकते हो, देखते हैं जरा इसको। तो ये क्या क्या रहेगा अपने पास यहाँ पर पार्ट, जरा उसको अगर अब यहाँ पर जो है और इसको प्रोसीड करें अगर हम यहाँ पर, तो आप देखिएगा एक बार। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अपने पास में ये कोई भी अगर आपके पास में अननोन सोल्ट दे रखा है बेटा, अगर कोई भी अगर अननोन सोल्ट दे रखा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सब लोग ध्यान दें। इस अननोन सोल्ट के अंदर हमने बोला, यहाँ पर अपने पास को हमने यहाँ पर हमने जो है डाइल्यूट H2SO4 डाला। क्या डाला बेटा, डाइल्यूट H2SO4 डाला।
डाइल्यूट H2SO4 डालने पर मैंने बोला यहाँ पर हमारे पास में डाइल्यूट H2SO4 डाला और डाइल्यूट H2SO4 डालने पर मैंने बोला नो ऑब्जर्वेशन, कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं आया, कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं आया। फिर आपने बोला साहब इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं हमारे पास यहाँ पर, तो मेरे पास आपने बोला साहब कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो यहाँ पर मेरे पास में जो है क्या हुआ, वोलेटाइल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर आया। क्या है बेटा, वोलेटाइल प्रोडक्ट आपके पास आया। ठीक है, ये इस तरह से आपको दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि इस अननोन सोल्ट कंटेन्स, ये जो अननोन सोल्ट है, इस अननोन सोल्ट के अंदर बोला गया अननोन सोल्ट कंटेन्स ये आपके पास ऑप्शन आ जाए कि साहब हमारे पास अनकंटेन्ड कार्बोनेट आयन। बी वाला पार्ट आपका ही MCQ टाइप क्वेश्चन है, आपका ही MCQ टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास कार्बोनेट आपके पास आता है, एक आपको पूरा क्लोराइड आपके पास आ जाए, और सी ऑप्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आप नाइट्रेट के बारे में बात कर लें, और डी ऑप्शन में आपके पास ये आया ऑक्सलेट आ गया। अब आपका MCQ टाइप क्वेश्चन था, अगर यही क्वेश्चन आ जाए, मैंने अभी 10 मिनट नहीं हुए पढ़ाते हुए आप लोगों को, अब आप देख सकते हो अब क्या होगा। अगर आप इसके बारे में बात कर सकते हो तो ये क्वेश्चन छोटा, तो वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाया है, तो अब आप लोग समझ गए ना। अब आपने जो क्लासिफिकेशन किया था उसकी इंपोर्टेंस तो यही है कि यार ये कैसा क्वेश्चन। अब हमें तो कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट भी नहीं लगाया, हमने तो कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट भी नहीं लगाया, फिर भी हम इसका पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब क्या करें, तो मेरा बच्चा आराम से सोच सकता है। यहाँ पर आप लोग जानते हो, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो अपना बच्चा जो है ये तो अपने पास खोपड़ी घुसाएगा, आंसर पाएगा इसके पास, तो ये तो सोच सकता है। कैसे सोच सकता है, और सर ने बताया था कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फाइड बाई सल्फाइड था, वो सल्फाइड और नाइट्राइट और एसिडेट तो डाइल्यूट डालने पर होता है, तो उसने डाइल्यूट एसिड डाला था ना हमारे पास में, तो कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं आया। तो पहले 8 जो थे वो तो एब्सेंट हो गए ना उनके बारे में, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर आप अगले पॉइंट पर जाओगे हमारे पास में, तो अगले पॉइंट पर क्या है, अगले पॉइंट पर बात करूंगा तो क्लोराइड ब्रोमाइड, हो कंसंट्रेट डाला 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 तो क्या हुआ, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऑक्सलेट, ले भैया ऑक्सलेट C2O4, और ऑक्सलेट तो क्या है, रेट नाइट्रेट। तो आपका आंसर आ गया BCD। कितना टाइम लगा भाई, बोलना बोलना बोलना। अब यही चीज अगर मैं आपसे 15-20 मिनट पहले बोलता, अगर ये क्वेश्चन आपसे देता, सो आई डोंट थिंक सो कि आप उसको कर पाते। जिन लोगों ने पहली बार मुझे सुना है, पहली बार देख रहे हैं, सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, वो लोग क्वेश्चन कर सकते हो, हाँ सर ये तो बहुत सही चीज है, तो एक पार्ट समझ में आया, आगे बढ़े। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर इसकी आप देख सकते हो, आप लोग जो एक सिंपल सा आंसर नहीं दे पाते थे, हम कम से कम उसका आंसर तो दे पा रहे हैं, हम उसका कम से कम आंसर तो दे पा रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है आपके पास में, क्वेश्चन अराइजेज कि सर अगर मेरे पास में मैंने डाइल्यूट एसिड डाला, अब ये तो सही है कि मल्टीपल, अगर मैं मान लो सिंगल चॉइस होता क्वेश्चन कि डाइल्यूट एसिड डालूंगा, डाइल्यूट एसिड डालने पर कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, तो मेरे 8 या 9 में से कोई सा भी हो सकता है। बट अगर फर्दर मुझे 8 में से अगर और डिस्टिंग्विश करना हो, मुझे ढूंढना तो एक ही है, तो फिर कैसे क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर आगे कारवां बढ़ाना पड़ेगा, आगे हमें और उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब आगे कैसे सोचेंगे, जरा उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग सब लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने पास में यहाँ पर जो क्लास ए के अंदर आपने देखा था, क्लास ए के अंदर हमने क्या किया था, जिसके अंदर वोलेटाइल प्रोडक्ट है, क्लास ए में हमारे पास में यहाँ पर क्लास ए में आपके पास में जो है वोलेटाइल प्रोडक्ट्स आपके पास बन रहे हैं बेटा। क्लास ए में सब बच्चे ध्यान देंगे, क्लास ए में आपके पास वोलेटाइल प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर बन रहे हैं। अगर क्लास ए में मेरे पास वोलेटाइल प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इसको मैंने दो ग्रुप, मैंने 2 सब ग्रुप के अंदर फर्दर डिवाइड किया था। आपको पता है हमारे पास दोबारा फिर आएगा ग्रुप 1, ये अभी कुछ और दूसरी बात लिखूंगा, उसको यूज नहीं कर सकता, पुरानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइड किया था मैंने। यहाँ पर आपको बोल दिया था साहब ग्रुप 1 के बारे में बात करूंगा, तो ग्रुप 1 के अंदर अगर बात की जाती है तो ये आपने बोल दिया साहब यहाँ पर तो हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूट, यहाँ पर डाइल्यूट एसिड्स आपने डाल दिए थे। यहाँ पर आपने बोला सर यहाँ पर हमने क्या किया था, कंसंट्रेटेड एसिड्स होंगे, कंसंट्रेटेड एसिड्स हमने यहाँ पर डाल दिए थे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब बात आती है, अब यहाँ जरा इसको जरा ध्यान से देखेंगे, अभी हम इसका पूरा क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको, यहाँ पर बड़ा अच्छा पार्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब हमने बोला ना कि मेरे पास मैंने वोलेटाइल प्रोडक्ट बन रहा है डाइल्यूट एसिड डालने पर, उसमें मैंने डाइल्यूट एसिड डालने पर मेरे पास क्या वोलेटाइल प्रोडक्ट बनेगा, तो मेरे पास कार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है, सब हो सकता है। अब जरा फर्दर देखेंगे तो सब बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बोनेट है आपके पास या अगर बाइकार्बोनेट है, अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, जब आप यहाँ पर एसिड यूज करेंगे, एसिड से H+ आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर मेरे पास CO2 गैस बाहर निकल के आएगी। यहाँ पर आपके पास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो CO2 गैस बाहर निकल के आएगी। तो आप पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, ओके सर। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हमारे पास में, दूसरे पॉइंट पर अगर बात की जाती है, दूसरे पॉइंट पर अगर सेकंड पॉइंट पर आपके पास ही आ जाए, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपके पास SO3- आ जाए
या बेटा HSO3 माइनस आ जाए। और यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूट एसिड डाल रहे हैं, H प्लस कहाँ से आ रहा है, डाइल्यूट एसिड आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो SO2 गैस बाहर निकल के आ जाएगी। CO2 गैस के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को अभी, अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप CO2 गैस के बारे में बात करते हो तो CO2 गैस जो होती है वो क्या है, अब इसके बारे में प्रॉपर्टीज देखो। CO2 आपने देखा होगा, सांस लेता हूँ CO2 बाहर निकालता हूँ, दिखती है क्या, नहीं दिखती ना। तो ये क्या होती है, कलरलेस होती है। क्या होती है, कलरलेस होती है। फिर आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक तो भी होगी, कभी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो, ढक्कन खोलते सुसुराहट के साथ एक गैस बाहर निकलती है, तो आप बोलते सर CO2 बाहर निकल गई सर। अरे क्या हो, CO2 होती है उसके अंदर, क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि वो क्या होती है हमारे पास, वो सुरसुराहट के साथ, बुदबुदा के साथ बाहर आ रही है, मतलब उसका एक ब्रिस्की फर स्किन के साथ, कलरलेस तो होती है, बट इट कम्स आउट विद, यहाँ पर आप बात करते हो वर्ड है ब्रिस्की फर स्किन, VER, ये हमारे पास आप से इसके स्किन मतलब सुरसुराहट, अंग्रेजी बोला सुरसुराहट के साथ बाहर आएगी। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो आवाज आ रही है, हमारे पास सुनाई देता है, वो निकलती क्या है, वो CO2 है। तो कलरलेस होती है हमारे पास और इसके साथ बाहर आएगी। व्हाट अबाउट SO2, अगर आप SO2 के बारे में बात कर सकते हो तो SO2 क्या होती है बेटा, ये SO2 इज ऑल्सो कलरलेस। ये हमारे पास क्या है, कलरलेस है। ये कलरलेस भी होती है और ये वाली पार्ट क्या होती है बेटा, ये ऑर्डरलेस भी होती है। और अगर आप यहां पर बात करेंगे, अगर आप यहां पर बात करेंगे इसके लिए, तो बेटा ये देखो ध्यान से, यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा कि ये कलरलेस तो होती है, बट यहां पर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कलरलेस होती है और ये सफोकेटिंग भी होती है। ठीक है, ये हमारे पास में कलरलेस तो होगी, साथ में साथ अगर आप बात करेंगे तो इट इज सफोकेटिंग इन नेचर, कलरलेस भी है और सफोकेटिंग भी है। और यहां पर अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर क्या आता है बेटा, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ओ भाई साहब, सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास जो है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर की बहुत गंदी सी स्मेल हमारे पास यहां पर आएगी। तो इन दोनों में डिस्टिंक्शन समझ में आया कि एक तो हमारे पास कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, बट इसकी ये ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस का मतलब कोई गंध नहीं है, ये गंधहीन है। बट यहां पर नाउ यू कैन सी दैट ये सफोकेटिंग ऑर्डर होती है, ये सफोकेटिंग होती है, इसके अंदर स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आएगी। तो दोनों को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। अगर आप थर्ड पॉइंट पर चलते हो तो थर्ड पॉइंट पर हमने बोला यहां पर ये H2O3 माइनस है बेटा, ये थायोसल्फेट है हमारे पास में है। सल्फेट तो SO4 माइनस बन जाता है थायोसल्फेट। थायोसल्फेट के अंदर भी हमारे पास हम क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड डाला तो यहां पर भी SO2 गैस निकलती है। अब आप बोल सकते, बच्चा बोलेगा कि सर जब यहां पर भी SO2 निकलती है तो आप इसको वहीं लिख दो। अगर यहां पर भी SO2 गैस निकलती है तो आप इसको वहीं लिख दो ना हमारे पास में। सब लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम वहां पर नहीं लिख सकते क्योंकि बेटा यहां पर इसमें तो डायरेक्टली डालने पर हो जाएगा, पर इसके लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा हीट करना पड़ता है। यहाँ पर हमें थोड़ा हीट करना पड़ता है, जब हीट करेंगे तो मेरे पास SO2 बाहर आएगी। तो इसलिए इनमें आपस में तीनों के तीनों SO2 देंगे, पर अभी मैं क्वेश्चन ही बनाऊंगा, पर यहाँ पर थोड़ा हीट करना पड़ेगा तो SO2 आएगा। बाकी प्रॉपर्टीज तो उसकी सेम ही रहेंगी। SO2 की गंध भी होगी हमारे पास, सल्फर की गंध भी आएगी, बर्निंग सल्फर की स्मेल भी आएगी, सफोकेटिंग भी होगी। तो ये आप इसके पास बोल सकते हो। चलिए फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं हम। यहाँ पर जब आप फोर्थ पॉइंट पर चलते हो तो फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास आगे बेटा यहाँ पर सल्फाइड। अगर आप फोर्थ पर सल्फाइड के बारे में बात कर सकते हो तो सल्फाइड के अंदर भी मैंने यहाँ पर H प्लस ऐड किया, तो H प्लस ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सल्फर वाला पार्ट। यहाँ पर H प्लस ऐड करूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, H2S गैस बाहर आएगी। क्या ये बेटा H2S है। H2S गैस जो होती है हमारे पास में वो क्या होती है, H2S होती है, वो क्या होती है आपके पास में, कलरलेस होती है। अगर सल्फाइड है हमारे पास में कलरलेस होती है, पर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास के अंदर आएगा स्मेल ऑफ। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर स्मेल ऑफ क्या आएगा, रोटन एग, सड़े हुए अंडे की स्मेल आएगी हमारे पास। यहाँ पर स्मेल ऑफ रोटन एग हमारे पास यहाँ पर आएगी, तो H2S गैस हो जाएगी, ये भी कलरलेस होता है। अब फिर अगर और बात करें आप यहाँ पर, और अगर बात करें इसके अंदर और बढ़ता जाए, कार्बन बढ़ाते जाएं, तो हमने बोला सर यहाँ पर हमारे पास अगर ये NO2, अगर ये NO2 माइनस होता H प्लस डालता बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी गैस आएगी, NO2 आ जाएगी। और NO2 गैस जो होगी आपके पास, अगर आप ध्यान दीजिएगा, NO2 गैस होगी हमारे पास में, वो क्या हो जाएगी बेटा, ये तो ब्राउन कलर की होगी। NO2 गैस के बारे में बात करूंगा तो ये क्या आएगा हमारे पास, दिस इज ब्राउन कलर, ये तो मेरे पास ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो NO2 गैस जो होगी वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। और लास्ट में अगर आप देखेंगे, फिर फाइनली अगर आप बात करना चाहते हैं तो फाइनली हमारे पास छठे नंबर पे यहाँ पर बात करें तो 6 नंबर में बात कर सकता हूँ, ये मेरे पास आएगा बेटा एसीटेटाइन, ये CH3CO माइनस आएगा। यहाँ पर भी आप H प्लस डालेंगे तो क्या हो गया, CH3 और COH की हमारे पास वेपर्स निकलेगी। यहाँ पर हमारे पास ये वेपर्स भी क्या होती है बेटा, ये कलरलेस होती है, दीज वेपर्स आर कलरलेस हो जाएगी। पर यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर अपने पास स्मेल ऑफ विनेगर, स्मेल ऑफ आप बोल सकते हो, यहाँ पर स्मेल ऑफ विनेगर आएगी। विनेगर जानते हो, खाना खाने जाते हैं हमारे पास रेस्टोरेंट में,
तो दो तरह के प्याज होते हैं, एक तो गोल गोल कटे हुए, एक बिल्कुल गोल गोल होते हैं, जिनके अंदर एक अजीब सा खट्टा सा अपन आता है, वो विनेगर जानते हो, उसमें डूबे हुए होते हैं, तो वो विनेगर की स्मेल आएगी तो एसिडेट हो जाएगा। तो ये इसका पूरा क्लासिफिकेशन है। आपके सामने मैंने टाइम लिया है, चाहता तो मैं डायरेक्टली पीपीटी बना के चिपका देता, परंतु मैंने टाइम क्यों लिया है, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम तक इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जितना टाइम आपके पास यहाँ पर मैं स्पेंड करूंगा उतना ही आपको यहाँ पर ये दिखेगा और अच्छे पता। दोबारा देखते हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है तो हम एसिड डालेंगे तो क्या होगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, एसिड डालूंगा तो क्या होगा बेटा, CO2 निकलेगा। SO3 माइनस HSO3 माइनस है या थायोसल्फेट है तो SO2 निकल जाएगा, और सल्फाइड है तो H2S निकल जाएगा, और एसिडेट में एसिटिक एसिड की वेपर्स, और बाकी बात NO2 माइनस में ब्राउन कलर की NO2 गैस निकल जाएगी। पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब अगर आपने डाइल्यूट एसिड डालने पर कुछ भी नहीं हुआ तो आप कंसंट्रेट एसिड वाले पार्ट पे जाओगे, और कॉन्सेंट्रेट वाले पार्ट पे जाओगे, जरा ध्यान से देखना, यहां पर जाएंगे तो Cl माइनस है, Cl माइनस जो होगा उसके अंदर H प्लस डालूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास ये HCl की वेपर्स बनाएगा, और HCl की वेपर की क्या पंजेंट, पंजेंट मतलब तीखी तीव्र, हमारे पास इसका पंजेंट ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर रहेगा, ठीक है। व्हाइट फिल्म्स हो सकती है HCl की हमारे पास। दूसरा आता है अपने पास यहाँ पर Br माइनस, Br माइनस के अंदर भी कंसंट्रेट डालूंगा, यहाँ पर अभी हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेट एसिड डाल रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, इस वाले केस में बेटा Br2 की गैस निकलेगी, और Br2 जो होगा आपके पास वो तो क्या होगा, Br2 इज ब्राउन, वो तो ब्राउन कलर की गैस होगी हमारे पास में, ठीक है। नहीं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर I माइनस के बारे में बात करेंगे तो I माइनस से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, I2 गैस यहाँ से निकलेगी, और I2 के बारे में बात करूंगा तो I2 वाला पार्ट जो होगा ये तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये वॉयलेट कलर की गैस आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास वॉयलेट कलर की गैस निकल जाएगी I2, तो I2 हमारे पास वॉयलेट कलर की गैस आएगी। अगर आपने बोला साहब ये मेरे पास में नाइट्रेट है, ये NO3 माइनस है, अब आप NO3 माइनस पे चलते हैं। अगर आपके पास NO3 माइनस है बेटा तो NO3 माइनस में के अंदर बात करूंगा तो यहाँ पर तो क्या होगा, NO2 ही निकल जाएगा। NO2 तो हमारे पास क्या होता है, NO2 आप लोग जानते हो हमारे पास वो तो ब्राउन कलर की गैस होती है। और लास्ट में अगर आप बात करेंगे ऑक्सिलेट है, अगर C2O4 2 माइनस हुआ बेटा तो C2O4 2 माइनस से हमारे पास क्या होगा, ये CO प्लस CO2 दो गैस निकल जाएगी हमारे पास में, ये हमारे पास CO प्लस CO2 गैस यहाँ से बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आप बोल सकते हो कि इट बर्न्स विद, यहाँ पर लिखा मैंने इट बर्न्स, ये जलेगी हमारे पास विद ब्लू फ्लेम, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ये ब्लू फ्लेम के साथ यहाँ पर बर्न करेगी। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर अब आएगा मजा, आपने सबके बारे में बात कर ली, आपने सब गैसेस के बारे में बात कर ली, I2 वॉयलेट कलर की हो जाएगी हमारे पास में, NO2 ब्राउन कलर की हो जाती है हमारे पास में। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट ये है मेरे भाई कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास ये Br2 भी ब्राउन है, ये Br2 भी ब्राउन है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, Br2 भी ब्राउन है बेटा और NO2 भी ब्राउन है, इस वाले पार्ट में हमारे पास दोनों ब्राउन है। तो यहाँ पर जब ब्राउन कलर की, मान लो मैंने बोला कि सर कंसंट्रेटेड एसिड डाला आपने, अगर हमने कंसंट्रेटेड एसिड डाला बेटा तो कंसंट्रेटेड एसिड डालने पर क्या हुआ, ब्राउन कलर की वेपर्स आ रही है। अब ब्राउन कलर की वेपर्स आ रही है तो Br2 भी हो सकता है और NO2 भी हो सकता है। ब्राउन कलर की वेपर्स आएंगी तो Br2 के अंदर बात करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास में अगर आप बात करेंगे तो ये मेरे पास इसका पार्ट हो सकता है। अब क्या करें हमारे पास में, अब क्या करें, तो यहाँ पर इन दोनों के लिए भी सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे पास NO3 माइनस है, अगर यहाँ पर आपके पास ये दिख रहा है साहब साहब ये NO3 माइनस है बेटा, तो ये भी ब्राउन कलर की वेपर्स देगा और ये भी, तो अगर मल्टीपल हुआ तो दोनों आंसर आपके पास आ जाएंगे। पर अगर सिंगल चॉइस में आया तो सिंगल चॉइस में फिर आपको उधर इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर सिंगल चॉइस आएगा तो आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा, इसलिए इन दोनों में बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ऑन एडिशन ऑफ MnO2, हमारे पास अगर आप इसके अंदर MnO2 ऐड करोगे, अगर MnO2 अगर मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास में तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में ये यहाँ पर और एक इसके अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा ऑन एडिशन ऑफ MnO2, MnO2 तो ऑक्सीडाइजिंग है, तो ऑन एडिशन ऑफ हमारे पास MnO2 के बारे में बात करूंगा तो क्या होगा यहाँ पर, ये इसकी इंटेंसिटी अगर आप बात करेंगे, चलो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये इंटेंसिटी ऑफ फ्यूम्स जो होती है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इंटेंसिटी ऑफ फ्यूम्स के बारे में बात करूंगा तो क्या हो जाएगी बेटा, वो इंक्रीज हो जाएगी, ये इसकी खास बात यहाँ पर रहेगी। और ये हमारे पास अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ये ब्राउन कलर, इसमें क्या होगा, यहाँ पर गैस की इंटेंसिटी जो है, यहाँ पर गैस की इंटेंसिटी जो होगी वो विल नॉट इंक्रीज, ये हमारे पास यहाँ पर गैस की इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगी, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर I2 के अंदर अगर आपने MnO2 पास कर दिया, अगर I2 में अगर आपने पास कर दिया तो क्या होगा, इट कंडेंस, यहाँ पर आप बात कर सकते हो इट कंडेंस एज ब्लैक कलर, इट कंडेंस एज ब्लैक कलर, ये हमारे पास क्या होगा,
पूरी की पूरी, अगर I2 के अंदर आपने MnO2 डाल दिया ना तो पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, वो वायलेट कलर गैस निकल रही थी, वो पूरी पूरी यहाँ पर काली 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 हो जाएगी, पूरा उसके ऊपर गैस टेस्ट ट्यूब के ऊपर पूरा पूरा काला पार्ट इस तरह से दिखाई देगा। तो I2 तो कंडेंस हो जाएगी, MnO2 वाले पार्ट के अंदर Br के अंदर वेपर्स बढ़ जाएंगी, और NO2 में क्या होगा हमारे पास में, इंटेंसिटी ऑफ फ्यूम्स नहीं बढ़ेगी। तो इससे भी आप इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके देख सकते हो, इसमें कोई दो राय आपके पास यहाँ पर नहीं है। बोलो, तो ये इसका बहुत ही अच्छा सा पार्ट अपने पास यहाँ पर रहेगा, जैसे भी आप इसकी मर्जी पड़े वैसे आप इसको यहाँ पर देख लें कर लें बेटा। इसमें